रॉबespierre को ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। और ये फ्रांस की क्रांति में ऐसे बहुत से मोड़ आए हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं दैट हाउ कैन पीपल सफ़र, कैसे लोग सफ़र कर सकते हैं और कैसे उन्होंने किया। हाउ डिड दे फील, हाउ डिड दे द फेल्ट सफ़र फ्रॉम द रॉबespierre's गवर्नमेंट। और वो इतना निरंकुश बन चुका था कि लोगों को, वो भूल गए इस बात को कि हम किस चीज़ को इम्पोज कर रहे हैं और लिबर्टी का मतलब क्या है। उसने लिबर्टी को, या लिबर्टी के लिए एक मजाक बना दिया। अब व्हाट इज़ द लिबर्टी, इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे। एक रिवोल्यूशनरी, एक जर्नलिस्ट है। द revolutionary journalist Camille Desmoulins wrote the following in 1793. He was executed shortly after, जिनको मतलब उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। वो ये कहते थे, some people believe that liberty is like a child which needs to go through a phase of being disciplined before it attains maturity. Quite the opposite. Liberty is happiness, reason, equality, justice. It is the declaration of right. You would like to finish off all your enemies by guillotining them. Has anyone heard of something more senseless? अब बताओ इससे ज़्यादा बकवास क्या चीज़ होगी कि आप एक तरफ तो लिबर्टी की बात करते हैं और दूसरी तरफ से आप लोगों को गिलोटिन पे चढ़ा रहे हैं। तो क्या ये लिबर्टी है? ऐसा उसने कहा और शायद इसी वजह से उसको रॉबespierre ने गिलोटिन पे चढ़ा दिया। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर, ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। ओके। Fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power. Then, according to the new constitution, non-propertied sections of society denied voting. जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट करने से मना कर दिया गया। ये डायरेक्टरी का शासन था। It provided for 2 elected legislative council and the government appointed a directory consisting of executive made of 5 members. 5 मेंबर की एक कार्यकारी समिति बनाई गई। उस समिति के अनुसार डायरेक्टरी का शासन लागू किया गया। मतलब 5 सदस्यों की एक डायरेक्टरी बनाई गई और पॉलिटिकली हम ये कह सकते हैं इसको कि ये जो डायरेक्टरी थी often clashed with the legislative council. This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. यानी कि जो डायरेक्टरी का झगड़ा था वो विधान परिषद से होता और उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा की जाती थी कि भाई इनको बर्खास्त कर दिया जाए। और ये एक व्यक्ति केंद्रित जो व्यवस्था थी जैकोबिन क्लब की, उससे बचने की कोशिश करने के लिए ही डायरेक्टरी का रूल लागू किया गया था कि भाई कैसे इन लोगों से हम बचे जाए कि कोई सेंट्रल पावर ना बन पाए, कोई एक व्यक्ति विशेष उसका हेड ना बन पाए। और यकीन मानिए यही एक रास्ता था एक राजनीतिक अस्थिरता से एक सैनिक तानाशाह बनने के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट के लिए एक रास्ता बना दिया गया कि वो किस जरिए सरकार में शामिल हो सकता था। अब हम बात करेंगे यहाँ कि क्या रेवोल्यूशन में वुमेन्स भी शामिल थी, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। वैसे इस चीज़ को आप इस बात का आप ध्यान रखिए, कई बार आप ये देखेंगे कि क्रांति में बच्चे बूढ़े जवान सब लोग शामिल होते हैं, लेकिन फ्रांस की कंडीशन कुछ अलग थी। From the very beginning, women were active participants in the events
which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. यानी उनको ऐसा लगता था, उम्मीद थी उनको कि उनकी जो भागीदारी है वो उनका जीवन सुधारने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी. And the most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market. इसका मतलब ये है, आप इस बात को समझिए कि जो महिलाएं थी वो सिलाई बुनाई और कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी और संपन्न घरों में अपने घरेलू काम किया करती थी. बहुत सारी महिलाएं तो वैश्यावृत्ति किया करती थी ऐसे टाइम पे, क्योंकि बड़ी मुश्किल थी उन लोगों के लिए अपनी अपनी लाइफ को सरवाइव करना. अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे. वुमेन्स फ्रॉम द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग and they did not have access to education or job training. Working women had also to care for their families, that's it, cook, fetch water, queue up for bread, and look after the children. Their wages were lower than those of men. उनकी जो सैलरी थी वो बाकी लोगों से कम हुआ करती थी. वो केयर किया करती थी बच्चों के, ब्रेड के लिए लाइन में लगा करती थी. औरों के लिए, अपने लिए लगे ठीक है, लेकिन औरों के लिए भी, जिन घर परिवारों में वो काम करती हैं उनके लिए भी वो लाइन में लगा करती थी. डॉटर्स ऑफ नोबल्स ऑफ द थर्ड स्टेट वर अलाउड टू स्टडी एट ए कॉन्वेंट. जो नोबल्स की जो सोसाइटीज हुआ करती थी उनको तो ये राइट भी दिया गया कि वो कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी. उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी. वर्किंग वुमेन आल्सो हैड टू केयर फॉर देयर फैमिलीज. और ये भी हम ये मान सकते हैं कि जो वर्किंग वुमेन्स थी उनका ये काम था कि वो जो उनकी देख रेख वगैरह, पाव रोटी लाना और इन सब का काम किया करती थी. और उनके जो वेजेस होते थे वो व्यक्तियों से कम हुआ करते थे. ठीक है, ध्यान रखिए सभी कि मैं दोनों लैंग्वेज में इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश से इसको समझ सके, एंड जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो उसको हिंदी में समझ सके. बिकॉज द इम्पोर्टेंट ऑफ द थिंग इज़ दैट द लैंग्वेज इज़ नॉट ए compulsory for study, but it is very essential thing is that language is a thing to understand the terms. ज़रूरी नहीं है आप किस भाषा में पढ़ रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं. इसलिए मैं इनको दोनों लैंग्वेज में इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ. नेक्स्ट, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वुमेन्स क्लब. ऐसा भी माना जाता है कि उस समय फ्रांस के विभिन्न जो नगर थे उनमें महिलाओं के बहुत से क्लब्स सामने आए. लगभग ऐसा माना जाता है 16 के अबाउट क्लब्स थे. इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन political clubs and newspapers. About 60 women's clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. One of their main demands was the women enjoy the same political rights as men. उनमें से कुछ डिमांड थी कि हमारे पास वही राइट मिले, पॉलिटिकल राइट वही हो जो आदमियों को या पुरुषों को मिले जाते हैं. देखा होगा कि जो वोट देने का अधिकार डायरेक्टर ने दिया वो केवल उनको दिया जो संपत्ति रखते हैं, और वो भी केवल पुरुषों को दिया गया. पहली बार जो राइट मिला वो पुरुषों को दिया गया. वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड them to passive citizen.
They demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political office. Only then they felt would their interest be represented in the new government. यानी 1791 के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें उनको निष्क्रिय नागरिक या इनएक्टिव सिविल सिटीजन कहा गया, तो ये उनके लिए निराशाजनक बात थी, एक डिसअपॉइंटेड थिंग थी कि ऐसा उनके साथ क्यों किया गया है। असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी और उनका मानना ये भी था कि नई सरकार में उनका प्रतिनिधित्व हो पाएगा। During the reign of terror, the government closed women's club, banning their political, banning their political uh, activities. After much struggle, women in France in 1946 won the right to vote. यानी जिस समय की हम बात कर रहे हैं मताधिकार की और समान वेतन के लिए महिलाओं का जो आंदोलन था वो अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। सरकार ने तो वहाँ क्या किया, क्लबों को बंद तक कर दिया और उनकी जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी उनको भी रोकने के लिए कानून लागू किया। अब कई जानी मानी महिलाएं थी जिनको गिरफ्तार किया गया और उनमें से कुछ को फांसी पे भी चढ़ा दिया गया। ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉ टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन्स। अब जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ ऐसे कानून लागू किए थे जो जैसे कि तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, डिवोर्स मेड लीगल एंड दे कुड रन स्मॉल बिजनेस, यहाँ तक कि वो अपना बिजनेस भी चला सकते थे। तो कुछ तो सरकारों ने कुछ तो ऐसा काम किया और उनमें से कुछ राजनीतिक अधिकारों के लिए जो महिलाएं संघर्ष कर रही थी उनका संघर्ष आज भी जारी था और उनको ये उम्मीद थी कि शायद हमारी सरकार हमारे लिए कुछ काम करेगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी स्लेवरी के लिए क्या काम किया गया। उससे पहले मैं आपको एक महिला के बारे में बताना चाहूँगा, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। ओलंपे द गूज नाम की एक महिला है। ये जो महिला है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। one of the most important of the political active women in a revolutionary France. She protested against the constitution and the declaration of right of men and citizen as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to. यानी वो जो महिला थी वो संविधान के जो नागरिक और पुरुष अधिकार घोषणा पत्र था उसका विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के लिए यानी कि उनको अपने जो मूल अधिकार थे उनसे ही वंचित कर दिया गया। जब ऐसा उसके साथ किया गया तो उसने उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया और उस बारे में उसने लिखा भी। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन नाम में उसमें लिखा क्वीन को और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट इन 1793। ओलंपे द गूज criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's club, और उसमें क्रिटिसाइज किया कि भाई तो आपने जो महिलाओं के जो क्लब है आपने उनको क्यों बंद कर दिया। एंड शी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज्ड हर विद ट्रीजन। सून आफ्टर दिस शी वाज एग्जीक्यूटेड। उसने नेशनल जो कन्वेंशन था उसके ऊपर जैकोबिन सरकार की आलोचना की थी, तो नेशनल कन्वेंशन ने उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और फिर लास्ट में क्या हुआ, उसको भी फांसी दे दी गई। अब ये तो कुछ ऐसे अधिकार थे जो ओलंपे द गूज ने बताया था कि जो औरत है वो भी जन्मना स्वतंत्र है, जन्म से ही स्वतंत्र है, अधिकारों में पुरुष के समान है। वुमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। उसने ही कहा कि द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशंस इज द प्रिवेंशन ऑफ द नेचुरल राइट ऑफ वुमेन एंड मैन।
These rights are liberty, property, security, and above all resistance to oppression. सभी जो राजनीतिक संगठन है उनका जो लक्ष्य है वो सभी के अधिकारों की रक्षा करता है, भले वो महिला हो या पुरुष हो। कोई भी जो संविधान का जो संगठन बना हुआ है वो सबकी रक्षा करे, कोई पुरुषों को और महिलाओं को अलग थोड़ी करेगा। चाहे वो स्वतंत्रता हो, संपत्ति हो या सुरक्षा हो, या इससे बढ़कर भी जो शोषण के विरुद्ध उनका जो प्रतिशोध का अधिकार है या प्रतिरोध का अधिकार है, उनके प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है। और देखो संप्रभुता क्या है, वो कहती थी सवर्निटी क्या है, द सोर्स ऑफ ऑल सवर्निटी रिसाइड इन द नेशन विच इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। यहाँ हमें ये समझना है कि भाई संप्रभुता पुरुष और महिला दोनों के विषय में कुछ भी नहीं है, वो राष्ट्र में निहित है, महिला और पुरुष में नहीं। और राष्ट्र में न केवल महिला है बल्कि पुरुष भी साथ में शामिल है। तो जब आपने पुरुष को शामिल किया है तो महिला उसमें शामिल क्यों नहीं है? ओलंपे घुस का ये कहना था, और इन्हीं वजह से कुछ ऐसे उसने कुछ अधिकारों की मांग करी थी जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, आप इनको पढ़िएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके लिए ऐसा काम किया। और जैकोबिन के लिए तो देखो एक चीज़ आप समझिएगा, जैकोबिन के बारे में मैं एक छोटी सी कुछ बात कहना चाहूँगा, इसमें ही ऐड करना चाहूँगा। 1793 द जैकोबिन पॉलिटिशियन चोमेटे sought to justify the closure of women's clubs on the following grounds। 1793 में जैकोबिन राज्य के आधारों पर महिला क्लबों को उचित ठहराया गया। कहा गया कि भाई प्रकृति ने घरेलू कार्य के लिए क्या पुरुषों को सौंपा है, या फिर प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए, हमें स्तनपान करने के लिए हमको ऐसी चीज़ें दी है कि भाई हम कर सकते हैं। और इसी में ये कहा गया है कि प्रकृति ने पुरुष से कहा है, बी ए मैन, हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटीज, दैट इज योर किंगडम। उसने पुरुष से ये कहा है कि पुरुष बनो, शिकार, कृषि और राजनीतिक जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, ये तुम्हारा साम्राज्य है। और प्रकृति ने महिला से कहा है, बी ए वुमेन, द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, द स्वीट ड्यूटीज ऑफ मदरहुड, दोज आर योर टास्क। तुम गृहस्थी के काम करो, मातृत्व के जो सुख जो दायित्व है वो तुम्हारे कार्य हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को तो हम ये कहें कि तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम खेती करो, कृषि करो, या फिर दूसरे को ये कहा जाए कि तुम घर का काम करो। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी थी जो कंट्रोडिक्ट करती थी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। वन ऑफ द मोस्ट revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, and Saint Domingo were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. But the reluctance of European to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation। यानी कि जो दास प्रथा का उन्मूलन था वो जैकोबिन शासन के जो भी क्रांतिकारी सामाजिक जो सुधार थे उनमें से एक था। जैकोबिन क्लब के जो क्रांतिकारी कानून थे उनमें से एक ये था कि उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया। कैरेबियन के जो कॉलोनीज थी, जिनमें मार्टिनिक थी, गार्डलोप थी और सेंट डोमिंगो थी, वहाँ से जहाँ तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी जो वस्तुएं होती थी उनके महत्वपूर्ण आपूर्ति वहाँ से होती थी। और जो अनजान लोग थे, जो दूर देश जाने वाले थे, काम करने वाले थे, और उनकी जो अनिच्छा थी वो ये थी कि भाई बागानों में क्या है, श्रम की कमी है। और श्रम की कमी की वजह से क्या होता है कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में दास प्रथा को पूरा किया गया था। भाई जहाँ श्रम की कमी है वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को पकड़ करके दास बनाया गया और उनके काम करने के लिए वहाँ भेजा गया।
द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। जो दास प्रथा का जो व्यापार था वो 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था, है ना। एंड फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बर्डोक्स और नांतेज टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिeftains। यानी दासों का जो दाग था, जो उनको एक बंदरगाह से फ्रांसीसी जो सौदागर होते थे वो बोर्दे नामते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वो जो सरदार होते थे दासों को खरीद लिया करते थे। यहाँ तक कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, द एक्सप्लॉयशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर सुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। यानी जो दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजार थे उनमें चीनी, कॉफ़ी और नील की जो बढ़ती मांग थी वो दास की वजह पर ही, दासों के जो काम होते थे उसके बल पर ही उनकी मांगे पूरी हुआ करती थी। और इस कारण क्या हुआ, फ्रांस के जो बोर्दे और नानते बंदरगाह थे वो बहुत समृद्ध बन गए, प्रॉस्पेरस बन गए। Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो निंदा हुई थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। The National Assembly had long debates about whether the right of man should be extended to all French subjects, included those in the colonies। यानी जो व्यक्ति के मूल अधिकार थे वो उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा के साथ ही फ्रांसीसी प्रजा को भी प्रदान किए जाएं या नहीं, इस बात पर बहस चल रही थी। बहुत लंबी बहस हुई कि भाई जो कॉलोनीज के जो और लोगों को जो अधिकार मिल रहे हैं, दास प्रथा में ये रह रहे हैं, वो फ्रांस के लोगों को भी मिले या नहीं। और नेशनल असेंबली ने इसमें कई कानून पारित किए थे इसके विरोध के भय में। लेकिन 1794 में क्या हुआ, इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोसेशंस। This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery। यहाँ बात हम 1794 की कर रहे हैं कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में जो सभी जो दास थे उनकी मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया, और ये छोटी अवधि तक ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। 10 साल बाद क्या हुआ, नेपोलियन ने वापस से इसको शुरू कर दिया। अब जो बागान मालिक थे वो अपने इकोनॉमिकल जो प्रॉफिट्स थे उनको साधने के लिए अफ्रीका के जो निग्रो लोग थे उन लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से जो दास प्रथा थी उनका उन्मूलन लगभग 1848 में हुआ। याद है वो निग्रोज एक शब्द आया है, निग्रोज ए टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। जो सहारा मरुस्थल है उसके जो साउथ में जो लोग हैं उनको निग्रो कहा जाता है। एंड इट इज़ ए डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। डेरोगेटरी मतलब ये है कि ये एक अपमानजनक शब्द है जिसका मोस्टली वहाँ इस्तेमाल हुआ करता था। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे क्रांति और जो डेली लाइफ थी लोगों की वो कैसी थी। France during 1789 saw changes in the lives of men, women and children। Abolition of censorship happened in the summer of 1789। Declaration of the right of man and citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right। यानी इसका हम कह सकते हैं भाई राजनीति की जो लोग थे उनकी जो बोलचाल था और पढ़ने वाली जो पुस्तकें थी, क्या उन लोगों में वो बदलाव लेके आई जो उन लोगों ने समय पढ़ा। क्योंकि 1789 के बाद के वर्षों में जो पुरुष, महिलाएं, जो बच्चे थे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं। कई ऐसे कानून बने हैं जिन लोगों की वजह से
जैसे मैं ऐसे कहूँ कि द revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। यानी उन आदर्शों को बदलने की कोशिश की गई, ऐसे कानून बनाए गए जो स्वतंत्रता और समानता के जो आदर्श थे उनको सामान्य जीवन में भी उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। एंड इन दिस सिनेरियो वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789। 1789 में was the abolition of censorship। जब सेंसरशिप की समाप्ति हुई, ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कानून था बास्तिल के पतन के बाद में। बिकॉज in the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। यानी जो राजतंत्र था जो पुराना, उसके अंतर्गत जो भी लिखित सामग्री थी या जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे किताब है, अखबार है और जो प्लेज है, वो राजा को सेंसर जो अधिकारी होते थे उनके पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित किया जाता था या मंचित किया जाता। राजा अगर उसको ये कहता था कि हाँ तुम इसको पास करो या फिर उसको पास मत करो, तो जिसके लिए वो कहता था वही पास किया जाता था। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लोडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। यानी जो बुक्स, अखबार और जो पर्चे होते थे वो फ्रांस के शहरों में एक बाढ़ सी आ गई, जहाँ से गांव देहात तक भी पहुंच गई। जब सेंसरशिप ऐसे जो सेंसरशिप का जो कानून था उसकी समाप्ति कर दी गई, तो जो बुक्स वगैरह थे, अखबार वगैरह थे, पहले जो राजा के अधिकारों से और राजा की निरंकुशता की वजह से बाहर प्रकाशित नहीं होते थे, वो धीरे धीरे बाहर आने लगे, गाँव तक उनकी पहुँच बढ़ी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन्ट द अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। यानी किसी भी घटना के बारे में आप आसानी से उसको अपने शब्दों में कह सके, यही तो फ्रीडम ऑफ प्रेस था। ईच साइड साउट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव processions attracted large number of people। This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read। यानी कि अपने अगर एक पक्ष देखा जाए कि जो घटनाएं और जो परिवर्तन हो रहे थे उनका ब्यौरा और उनके ऊपर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यही था कि आप अपना परस्पर जो विरोधी विचार है उसको व्यक्त कर सके। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश करता। नाटक हो या संगीत हो या जुलूस हो, उसमें बहुत सारे लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय, जस्टिस और फ्रीडम, उनके बारे में आपस में लेखों को पढ़ा जाने लगा, उनको समझा जाने लगा। और जो बुद्धिमान लोग थे उसमें एक लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि पहले क्या था कि जो किताबें थी, जो आर्टिकल्स थे, वो मुट्ठी भर लोगों के पास या कुछ लोगों के पास ही पहुंच पाते थे। लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस से क्या हुआ कि ये लोगों तक पहुंचा जाने लगा। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि राजा क्या करता था कि कोई कानून होता था और उसको अगर पब्लिश किया जाता था तो राजा जो कहता था वही भाषा उसकी होती थी। सेंसरशिप की समाप्ति के बाद प्रेस को स्वतंत्रता मिल गई कि वो कुछ भी लिख सकता था जो लोगों को जागरूक कर सके। लास्ट में देखो, ये एक सारांश के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा इसमें कि क्या एसेंस रहा इस रेवोल्यूशन का। बिकॉज इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ, अपने आप को राजा बना लिया, एक चांसलर बना लिया फ्रांस का। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज
disposing disposing dis dispossessing dynastic dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed member of his family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated at Waterloo in 1850. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon and left. यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने जब खुद को राजा बनाया तो उसने क्या किया, अपनी विजय यात्रा शुरू की, पुराने राजवंशों को हटा करके नए साम्राज्य बनाए और अपने परिवार के ही सदस्यों को उसमें शामिल भी किया। निजी संपत्ति के लिए कानून बना दिए, दशमलव पद्धति जो लागू की, नाप तोल की, एक समान सभी के लिए। सभी को पहले तो नेपोलियन एक मुक्तिदाता लगता था, लेकिन बाद में ये जो इसकी सेना थी उसको लोग एक हमलावर के रूप में मानने लगे और लास्ट में 1850 में वाटरलू में उसकी हार हो गई और यूरोप के जो बाकी हिस्से थे उसमें जो मुक्ति और जो आधुनिक जो कानून थे उनको फैलाने के बाद जो क्रांतिकारी उपाय उसने किए थे उसके बाद में सामने आए जब नेपोलियन की डेथ हो गई। और हम ये कह सकते हैं कि जो क्रांति जहाँ से शुरू हुई वहीं पे जाके ख़त्म हो गई, क्योंकि नेपोलियन के बारे में कहते हैं कि उसने अपने अंडर में हर एक चीज़ को कर लिया। फ्रांस की क्रांति मोनार्की से शुरू हुई और डिक्टेटरशिप पे जाके ख़त्म हो गई। Colonized peoples revoked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Ram Mohan Rai are two examples of individuals who responded to the idea coming from revolutionary France. स्वतंत्रता का विचार जो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण एक ग्लोरी की तरह है या विरासत की तरह, हेरिटेज की तरह रहा। फ्रांस से निकल के बाकी और देशों में भी फैला और फ्यूडल सिस्टम का को अबोलिश किया गया, ख़त्म किया गया और एक सेवन कंट्री के रूप में दासता से मुक्ति के लिए कैसे प्रयास किए जाने चाहिए। कॉलोनिज्म वाले जो भी सोसाइटीज़ थी उसमें इसको प्रमुखता से लिया गया। हमारे भारत के कुछ दो शासक रहे हैं जिसमें टीपू सुल्तान एक प्रमुख शासक है और दूसरा एक व्यक्ति है जो राजा राम मोहन राय, क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति है जो प्रेरणा फ्रांस से मिली उनको, उन्होंने उसको अपनाया अपने जीवन में और उन चीज़ों को यहाँ लागू किया। सो टुडे we have talked about that the French Revolution, and I think that you all आज आपने पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये शायद सभी लोग इस बात को समझे होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इस चैप्टर को आप बार बार रीड करें, समझें कि किन चीज़ों की वजह से आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं। फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की जो मूल भावना है वो हमको फ्रांस से मिलती है। सो बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। आज हम यहीं तक इस चीज़ को करेंगे। इसके बाद में कुछ बुक्स में दे रखे हैं ये पार्ट्स जो आपको पढ़ने हैं, डेट वाइज है
कैसे आउटब्रेक हुआ है, और ये जो डेट्स हैं बुक्स में दे रखी है, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। टाइम टू टाइम एक टाइमलाइन के रूप में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, तो अगर आप यहाँ देख पाएँ तो यहाँ ज़रूर पढ़िएगा कि 1774 से 1794 एंड 99, और उसके बाद भी 1804 जहाँ नेपोलियन फ्रांस का डिक्टेटर बनता है या फिर अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर घोषित करता है, वहाँ तक की ये कहानी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। सो मज़ेदार चैप्टर है। फ्रांस की क्रांति से हमको बहुत कुछ सीखें मिलती हैं, और शायद जब आप इनकी एक्टिविटीज़ को और इस चैप्टर को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ों को समझेंगे। फ्रीडम और लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का आज हमारे जीवन में क्या महत्व है। विश्व के जितने भी देश हैं उन्होंने फ्रांस से ही इसको अडॉप्ट किया है। सो आगे भी हम इसी तरह वीडियो बना करके और इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पीपीटी मैंने एक प्रस्तुत की है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुई हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहली बार प्रयास कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम बच्चों को पढ़ा पाएँ, समझा पाएँ, ताकि ये हमारे लिए और इस समय के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए और नेक्स्ट थिंग्स के लिए वेट कीजिएगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, स्टे विद मी। थैंक यू वेरी मच।